हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडियन रॉ टॉप 7 सीक्रेट गैजेट्स। तो भाई साहब, भारत की जो जासूस एजेंसी है रॉ, वो कौन से ऐसे गैजेट्स यूज करती है जो मतलब बहुत ही एडवांस है, मतलब सीक्रेट तरह के गैजेट्स। तो यार इंफॉर्मेशन जो है ये गूगल पे ही होती है सारी। तो भाई साहब, आज टेक बर्नर का वीडियो है, तो बिना किसी देरी के देखते हैं कौन कौन से वो ऐसे मज़ेदार किस्म के गैजेट्स हैं जो इंडिया की जो रॉ है वो यूज़ करती है। तो टेक बर्नर ने ये वीडियो बनाई है, देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं, 0 एंड स्टार्ट। क्या होगा अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर का किसी ने एआई वीडियो वायरल कर दिया जिसमें वो न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहे हैं? Nuclear attack is about to begin in 4, 3, 2, 1. मतलब आया ये वीडियो। क्या होगा अगर इंडिया के बॉर्डर्स पे वॉर हो लेकिन ग्राउंड पे सोल्जर्स के पहुंचने से पहले ही आरएनएडब्ल्यू को पता चल जाए कि एनिमी किस रूट से घुसने वाला है? Southwest sector में contact has been reported. Stay low. आरएनएडब्ल्यू पाकिस्तान में एक सीक्रेट मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग का ऑडियो आरएनएडब्ल्यू को रियल टाइम में मिल रहा हो बिना किसी को भी पहुंचे। क्या आप लोगों को पता है कि भाई धुरंधर में जो आप लोगों ने देखा था कि हमजा की डायरी से इंक गायब हो जाती थी, वो सच में आरएनएडब्ल्यू यूज करता है। पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम पे आरएनएडब्ल्यू ने कैसे सीआईए के सैटेलाइट्स को चकमा दिया था? क्या होगा अगर रॉ एनिमी नेशन के अंदर वाले स्लीपर सेल्स को बिना फोन बिना इंटरनेट के ट्रेस कर ले? सोचो अगर रॉ के पास ऐसी ड्रोन टेक हो जो बर्ड्स के जैसा उड़ती हो और एनिमी के बेस पे उड़ के भाई जाके पहुंच जाए और रेडार में डिटेक्ट भी ना हो। इमेजिन करो वॉर टाइम एनिमी किसी सपोर्ट के लिए कॉल करे और कम्युनिकेशन ही बंद हो जाए। मेरे दोस्तों, आज काफी सारी क्रेजी बड़ी टेक्नोलॉजी है भाई इंटेलिजेंस के बारे में, पर शुरू करने से पहले रॉ का डेटा गूगल पे नहीं मिलता है। हमने गवर्नमेंट के थ्रू पोस्टेड जो डेटा है और कुछ जो रियल स्टोरीज हैं इन सब को जोड़ के डेटा कलेक्ट करा है। काफी अच्छा, उससे बनाया है। आने वाली क्यों गवर्नमेंट का डाटा किसी को नहीं मिलता? किसी का बाप नहीं ढूंढ सकता। सबसे पहले ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये मई 18, 1974 में हुआ। दुनिया के लिए एक नॉर्मल सा दिन था, लेकिन इंडिया ने इस दिन कुछ ऐसा करा जिसने उसको वर्ल्ड की टॉप पावर्स में से एक बना दिया। राजस्थान के पोखरण में सुबह 8:05 बजे इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट करा गया। वो दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, इसलिए मिशन को कहा गया मिशन स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन क्या आपको पता है इसमें आरएनएडब्ल्यू ने काफी इंटरेस्टिंग पार्ट निभाया था। दो उस टाइम ये इन्वॉल्वमेंट में टेक इतना इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन पोखरण 2 1998 में टेक ने काफी ज्यादा हेल्प करी थी। एक्चुअली सीआईए के सैटेलाइट्स पूरे वर्ल्ड को मॉनिटर करती हैं, ऐसे में काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि ऐसा कुछ भी रेडार में बिल्कुल भी ना आए जिससे शक हो जाए। इसलिए आरएनएडब्ल्यू ने हेल्प करा था डिकॉय साइट्स या फिर फ्रेक प्रिपरेशन एरियाज का, जिससे रियल लोकेशन से उन सबका ध्यान हटे। जितना भी हैवी मशीनरीज थी उनको सिर्फ रात में मूव करा जाता था। कैमोफ्लेज्ड कपड़ों में मूवमेंट के बाद मिट्टी में टायर्स के निशान आते थे, उनको भी मिटाया जाता था। सैंडस्टॉर्म्स आते थे वहां, जिससे आईआर सेंसर्स बंद पड़ जाते थे। उस टाइम में ही मूवमेंट्स भी करी जाती थी ताकि किसी को भी कुछ ना पता चल पाए। आरएनएडब्ल्यू ने एसएटी एसआईजी आईएनटी नेटवर्क का यूज करा था। इमेजिन करो बांग्लादेश बॉर्डर पे सडनली मिलिटेंट मूवमेंट डिटेक्ट हुआ तो इंडियन आर्मी को लगा कि भाई ये छोटा इनकर्जन होगा, लेकिन आरएनएडब्ल्यू ने अपनी सैटेलाइट बेस्ड एसआईजी आईएनटी सिस्टम में एक ऐसा पैटर्न डिटेक्ट करा जो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। 4 कॉन्वॉयज, एनक्रिप्टेड रेडियो सिग्नल्स और एक हिडन सप्लाई ट्रक, सब कुछ एक ही रूट पे मूव हो रहा था। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आर्मी ने बॉर्डर आउटपोस्ट को हाई अलर्ट पे डाल दिया। 7 घंटे बाद जब मिलिटेंट्स ने एक्चुअल अटैक ट्राई करा तो हमारी फोर्सेस ऑलरेडी रेडी थी। भाई बिल्कुल ऐसे ही काम करता है भाई ये। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अटैक से 48 आवर्स पहले रॉ को इन एनक्रिप्टेड रेडियो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसीज मिल सकती है। नॉर्मली इम्पॉसिबल होता है, लेकिन रॉ के पास एक लेयर्ड सर्वेलेंस सेटअप है। लेवल 1 में आते हैं ग्राउंड सेंसर्स जो बॉर्डर के 10 से 15 किलोमीटर तक की मूवमेंट डिटेक्ट कर सकते हैं। लेवल 2 में आती है भाई एनटीआरओ के थ्रू सैटेलाइट इमेजरी, जिससे रोड मूवमेंट, कॉन्वॉय फॉर्मेशन, लॉजिस्टिक पैटर्न सारी चीजें समझ में आती है। और लेवल 3 में आता है एसआईजी आईएनटी, जिससे रॉ एनक्रिप्टेड रेडियोस, सैटेलाइट फोन्स और टैक्टाइल कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करता है। और लास्ट में मेरे दोस्तों एआई बेस्ड एनालिसिस, किस एरिया में सिग्नल ग्रो हो रहा है, किस पैटर्न में कॉन्वॉय मूव हो रहा है, कितने मैन डिप्लॉय हो रहे हैं, ये सब प्रिडिक्ट कर सकता है। और सबसे बड़ा शॉकर, ये सिस्टम खाली एनिमी बॉर्डर पे नहीं भाई, उनके अंदर 150 से 200 किलोमीटर तक सर्वेलेंस दे सकता है। इस वजह से मिलिटेंट्स फेल हुए और इंडिया सक्सेसफुल। रॉज साइबर इन्फिल्ट्रेशन टूल्स। अब सोचो भाई इंडिया के पावर ग्रिड पे एक सस्पेक्टेड साइबर अटैक, तो आम आदमी को लगता है कि भाई शायद ये रूटीन आउटेज होगा, लेकिन जो लोग साइबर वॉरफेयर समझते हैं उनको पता होगा कि भाई ये बस एक टेस्ट था। पर इस टेस्ट का जवाब रॉ ने एकदम साइलेंट मोड में दिया। कोई प्रेस रिलीज नहीं की, कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं था, बस सर्वर
सर्वर्स के ऊपर एक इनविजिबल शील्ड एक्टिवेट हुआ था। रॉ के साइबर ऑप्स डिवीजन का काम सिर्फ इंडिया को डिफेंड करना नहीं है भाई, बल्कि जो एनिमी के सिस्टम्स होते हैं उनको समझना भी है। और ये सब ओपन इंटरनेट पे नहीं, ये होता है डार्क वेब के ऊपर, बिल्कुल नीचे जहां हिडन कम्युनिकेशन चैनल्स और फेक वीपीएन टनल्स का यूज होता है। देखो, जब कोई स्टेट बैकएंड हैकर इंडिया में पावर ग्रिड्स, एयरपोर्ट सिस्टम्स या फाइनेंशियल नेटवर्क्स को छेड़ता है तो वो समझता है कि भाई रॉ बस फायरवॉल अपग्रेड करी। बट रियल सरप्राइज डिफरेंट है। रॉ के पास एक लेयर्ड ऑफेंसिव डिफेंसिव मैकेनिज्म है। इसमें सबसे पहला होता है पैसिव मॉनिटरिंग, जहां एनिमी के कमांड एंड कंट्रोल के सर्वर्स आईपी क्लस्टर्स ट्रैक होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है भाई मैलवेयर फिंगरप्रिंटिंग, जहां रॉ भाई एनिमी के टूल्स का सिग्नेचर कॉपी नहीं करता, प्रिडिक्ट करता है पैटर्न रिकॉग्निशन के साथ में। और तीसरे पे आता है बैक चैनल इन्फिल्ट्रेशन। एनिमी सोचता है कि उसका अटैक फेल हुआ, बस उसी मोमेंट पे रॉ उनके सिस्टम में निशान छोड़ देती है, जिससे फ्यूचर प्लान्स में उसको ट्रेस करा जा सकता है। मेरा दिमाग तो समझ नहीं पा रहा है। डायरी से इंक गायब हो जाती थी, वो सच में RNW यूज करता है। रविंद्र कौशिक, उनको ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भाई इनसे इंस्पायर होकर एक था टाइगर का कैरेक्टर दिमाग में आता। ये रॉ के एजेंट थे, पाकिस्तान में वो यूज करते थे इनविजिबल इंक। उनको जब भी कोई मैसेज शेयर करना होता था वो केमिकल बेस्ड इंक्स का यूज करते थे, जो फिनोफ्थलीन और कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशंस में मिलती यूवी लाइट लगाने तब से तक इनविजिबल रहती थी, जब तक कोई हीट या यूवी या केमिकल डाल के उनको रिवील नहीं करा जाता। रॉ के डिस्गाइज ड्रोन्स अर्बन सर्विलेंस के लिए, मुंबई के कोलाबा से लेके दिल्ली के कनॉट प्लेस तक, कभी भी आपने अपने कबूतर मतलब जब परिंदे उड़ रहे हैं आपने कभी कोई ड्रोन उड़ता देखा? हम और आपके लिए वो एक नॉर्मल कबूतर है और एक नॉर्मल ड्रोन होगा, लेकिन इंटेलिजेंस सर्किट में इसको कहते हैं अर्बन गोस्ट प्लेटफॉर्म्स। ये ड्रोन जो दुकान में सीसीटीवी होते हैं उतने ऑब्वियस नहीं होते। इनका डिजाइन होता है सिविलियन लाइक बर्ड्स, मतलब जो ऐसे नॉर्मल चिड़िया उड़िया उड़ती रहती है उनके ऐसा डिजाइन होता है। इसके अंदर होता है भाई साइलेंट इलेक्ट्रिकल रोटर्स, डायरेक्शनल माइक, जिससे क्राउड के बीच में स्पेसिफिक वॉइस पिकअप हो जाती है। फेशियल ट्रैकिंग लेंसेज होते हैं जो 200 फीट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइटर मूवी थी, कौन सी मूवी थी उसके अंदर भाई यूज करते हैं, कर सकते हैं। एनिमी एजेंट से पूछते हैं सर्जिकल स्ट्राइक वाली थी, उड़ी नहीं उड़ी में नहीं, डिस्गाइज ड्रोन्स उड़ी थी ना, प्लस अच्छा, एयर प्लस उसमें रेडियो सिग्नल्स को एक यूज साथ होता है। कैप्चर कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अगर कोई स्लीपर्स है सिटी में एक मीट करता है तो यूजुअल सीसीटीवी में वो ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लेगा कि मतलब सीसीटीवी में एक ऐसी जगह जहां पे कोई किसी को ना देख पाए, पर ड्रोन ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर ही हवर कर लेगा। और रियल मास्टर स्ट्रोक ये है, ड्रोन कोई फैंसी ब्लैक टैक्टिकल गियर में नहीं होता, कभी पिजन की तरह केसिंग में होता है, कभी भाई शादी वाले जैसे ड्रोन होता है उसके ऐसा लगता है। ये भाई रॉ का है, इसका बिना पैनिक क्रिएट करे, बिना क्राउड डिस्टर्ब किए, बिना सस्पेक्ट वार्न करे फॉरेन एजेंट्स को ट्रैक कर सकता है। आपको लग रहा होगा रॉ बस हवा में ट्रैकिंग करता है। रॉ के अंडर वाटर लिसनिंग पोस्ट बेसिकली अंडर वाटर ईयर्स होते हैं और सेंसर्स होते हैं जो इंडियन ओशन रीजन में क्वाइटली बैठी रहती है। अब आप सीन इमेजिन करो, अगर इंडियन ओशन में कोई भी फॉरेन सबमरीन, स्पेशली चाइना का युआन क्लास या फिर पाकिस्तान का अगोस्ता स्टेल्थ मोड में अगर एंटर करता है तो रॉ के पोस्ट सोनार सिग्नेचर्स पिक कर लेते हैं। इनके सेंसर्स डिटेक्ट कर सकते हैं प्रोपेलर वाइब्रेशंस को, इंजन की फ्रीक्वेंसी को, अंडर वाटर कम्युनिकेशन को, इवन मैग्नेटिक एनर्जीज को भी ये पकड़ लेते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है पैसिव अकूस्टिक सर्वेलेंस। इसका मतलब रॉ साउंड सुनता है लेकिन साउंड एमिट नहीं करता है, तो एनिमी को पता भी नहीं चल पाता है कि भाई वो डिटेक्ट हो चुका है। चाइना के पानी में रिसर्च वाली बोट या वेसल होती है, दिखता है, बट अंडर वाटर लिसनिंग पोस्ट उसका सिग्नेचर समझ के बता सकता है कि ये नेवी है या फिर एक नॉर्मल सिविलियन बोट है। जैसे अर्बन सिविलियंस ड्रोन क्राउड में घुल मिल जाते हैं, ये अंडर वाटर यूनिट्स ओशन में ब्लेंड होते रहते हैं। कभी कोरल रीफ जैसा इनका शेप होता है, कभी सी पाइपलाइन के साथ। मतलब रॉ बिना सरफेस पे शिप्स डिप्लॉय करे, बिना सोलर लॉन्च करे, बिना एनिमी को वार्न करे, सबमरीन रूट्स को ट्रैक कर सकता है। अगर मैं आपको एकदम इसका सिंपल वर्जन बताऊं तो जमीन पे रॉ देख रही है, शहरों के ऊपर रॉ सुन रही है और समुद्र के नीचे रॉ फील कर रही है। मैं आपको रॉ के एआई के बारे में बताता हूं। रॉ का सिर्फ सीसीटीवी या रिकॉर्डिंग्स में बिलीव नहीं करता, बल्कि इंसान के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, जो डिजिटल फुटस्टेप्स होते हैं, उनको एक जाले की तरह मैप करती है। रॉ की सोशल ग्राफ एआई बेसिकली एक रिलेशनशिप रेडार है जो लोगों के हमारी समझ से बाहर है भाई। ट्रैवल पैटर्न, सोशल मीडिया, डार्क वेब की मेरा तो दिमाग काम छोड़ गया, साइलेंटली कनेक्ट करके एक हिडन नेटवर्क एक्सपोज कर देता है। एग्जांपल मैं आपको इमेजिन कराता हूं, लो प्रोफाइल रेजिडेंट, नॉर्मल जॉब, नॉर्मल फेसबुक प्रोफाइल, लेकिन उसकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस एक अननोन एनजीओ से लिंक्ड है और उसका दोस्त बॉर्डर एरिया में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता है। सोशल ग्राफ एआई के लिए एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब यह है कि भाई स्लीपर सेल के लोग जितना नॉर्मल बनने की कोशिश करें, उनके फ्रेंड्स, फाइनेंस और उनके मूवमेंट उनको धोखा दे देते हैं। और बेस्ट पार्ट, रॉ को अब हर फोन टैप करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देता है कौन सा बंदा रिस्क है, कौन सा बंदा रैंडम है और कौन सा बंदा एक्टिव स्लीपर है। सिंपल भाषा में भाई इंसान झूठ बोल सकता है, डॉक्यूमेंट्स फेक बनाए जा सकते हैं, बट जो पैटर्न्स हैं वो फेक नहीं बन सकते। श्रीलंका में ऑपरेशन जो करे गए थे अक्टूबर 1987 में रॉ ने ऑपरेशन पवन लॉन्च करा था, जो श्रीलंकन बेस्ड LTTE है उसके अगेंस्ट था। रॉ ने यहाँ पे Mark 3 इमेजरी इंटेलिजेंस को यूज किया था जो फाइटर MiG-25R में लगा हुआ था। इसमें 70 पैनोरामिक कैमरा लगा हुआ था जो 22 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से भी LTTE के टेंट्स देख पाता था, जो आगे जाके भाई मिलिट्री एरियाज थे उनको स्ट्राइक करने में हेल्प इसने करा। रॉ के
डिप्लोमेटिक डीप फेक काउंटर मेजर्स। अब सोचो भाई, कल सुबह न्यूज चैनल्स में एक ब्लास्ट होता है और इंडिया एक सीक्रेट ट्रीटी तोड़ दिया और प्रूफ एक इंटरनेशनल कॉल रिकॉर्डिंग आती है जिसमें इंडियन डिप्लोमेट गुस्सा होकर थ्रेट्स दे रहा है। पब्लिक आउटरीच हो रही है भाई, सोशल मीडिया पे केओस दिख रही है और बाद में पता चलता है वो सब रियल नहीं था, सब कुछ फेक था। इसी के लिए भाई रॉ के पास एक अल्ट्रा सीक्रेट डिफेंसिव टेक इकोसिस्टम है जिसे हम बोलते हैं डिप्लोमेटिक डीप फेक काउंटर मेजर्स। ये बेसिकली 3 फ्रंट पे काम करता है। सबसे पहला होता है कन्वर्सेशन फिंगरप्रिंटिंग। हर ऑफिशियल कम्युनिकेशन का एक ऑडियो डीएनए बनता है, वोकल फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर होता है, ब्रेथ के पैटर्न्स होते हैं, बैकग्राउंड एम्बियंस। डीप फेक क्रिएटर शायद वॉइस मैच कर ले, बड़ी माइक्रो पैटर्न्स वो जुटला नहीं सकते भाई। अगर किसी स्पीच, कॉल या वीडियो में मिसमैच मिले तो सिस्टम इंस्टेंटली भाई रेड अलर्ट देता है और इन्हीं से ये पकड़ भी लेता है कि किस बंदे का ऑडियो पैटर्न मैच करता है इस डीप फेक वीडियो में। चेन वेरिफिकेशन भी होती है भाई। हर कॉन्फिडेंशियल कॉल और मीटिंग एन्क्रिप्टेड ब्लॉकचेन टाइम स्टैम्प से रजिस्टर होती है। मतलब कोई भी फेक ऑडियो वीडियो बनाए अगर टाइम स्टैम्प लेजर में एग्जिस्ट नहीं करता वो फैब्रिकेटेड डिक्लेयर हो जाता है। ये इंटरनेशनल स्टेज पे प्रूफ देने का भी बहुत ज्यादा बड़ा काम आता है। आजकल भाई ये इतनी सारी वीडियो हो गई है, सब बहुत ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल इंटेंट मैपिंग। रॉ के एनालिस्ट और एआई मिलके डिप्लोमेसी की टोन पैटर्न्स को ट्रैक करते हैं। अगर एक डिप्लोमेट जो लाइफ में चिल टोन में बात करता है वो एकदम भाई वॉर थ्रेट टोन में दिखे, एआई पकड़ लेगा कि ये कैरेक्टर इनकंसिस्टेंसी हुई है। रॉ को पता है अगर कोई फेक बनेगा वो फंस जाएगा, इसीलिए नेशंस भाई ज्यादा डेयर करते भी नहीं है। एक साइलेंट शील्ड है और वर्ल्ड वॉर 3 में इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा वेपन होगा। मिसाइल चाहे रुके ना रुके, ये सारी फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड होने से रुके तो भाई कंट्री बच जाती है। रॉ के साइबर बैकडोर्स। अब सोचो दुश्मन कंट्री में एक न्यूक्लियर कमांड सेंटर में एक अल्ट्रा सिक्योर सर्वर है, फायरवॉल है, एन्क्रिप्टेड नेटवर्क है, एयर कैप सिस्टम है और फिर भी इंडिया को पता होता है कि भाई उन्होंने कल रात किस बॉर्डर सेक्टर में ट्रूप्स को शिफ्ट करा। कैसे? बैकडोर रॉ का साइलेंट साइबर वेपन्स है। ये मूवी टाइप हैकिंग नहीं है, ये एक सर्जिकल इन्फिल्ट्रेशन होती है जहां गोल सिस्टम को तोड़ना नहीं होता, अंदर जाके चुप रहना होता है। इसके भी भाई 2 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले फर्मवेयर लेवल होता है। जब दुश्मन नया सीसीटीवी इंस्टॉल करता है या राउटर इंस्टॉल करता है या फिर मिसाइल ट्रैकिंग रेडार इंपोर्ट करता है, रॉ का इंटरफेरेंस सप्लाई चेन के अंदर होता है। एक माइक्रोस्कोपिक फर्मवेयर पैच लगा होता है, वो नॉर्मल लॉग्स में छुप जाता है और इसका रिजल्ट होता है कि सिस्टम बिल्कुल आपका नॉर्मल ही चलेगा, बस रॉ को मिरर कॉपी होके मिलती रहेगी। नेटवर्क पैकेट्स, डेटाबेस लॉग्स, कमांड सिग्नेचर्स, सारी चीजें। सेकंड नंबर पे होता है सोशल इंजीनियरिंग बैकडोर्स। हर अटैक कीबोर्ड से नहीं होता, बस एक हार्मलेस सा सॉफ्टवेयर टूल डाउनलोड करो जिसको आप एक्सेस दे दो, काम खत्म। बैकडोर हमेशा एक्टिव नहीं होता, जब कोई कीवर्ड आता है, टाइम आता है, तभी वो चीज ट्रिगर होती है। मतलब जब तक जरूरत नहीं है सिस्टम को पता भी नहीं चलता है कि भाई वो कॉम्प्रोमाइज है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, बैकडोर तभी इफेक्टिव होता है जब दुश्मन को पता भी नहीं होता कि वो एग्जिस्ट करता है। रॉ की डिजिटल हनी ट्रैप एआई। सोचो भाई पिछले जमाने में हनी ट्रैप्स का मतलब होता था एक एजेंट, एक टारगेट और एक लॉन्ग कन्वर्सेशन होती है। आज एआई से एक काम 3 घंटे में कर देती है और बिना फिजिकल प्रेजेंस के। और सबसे बड़ा शॉक, टारगेट को लगता है कि वो इंसान से बात कर रहा है लेकिन वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। रॉ के एआई हनी ट्रैप्स के पास रियल ह्यूमंस जैसी डिजिटल आइडेंटिटी। हनी ट्रैप मतलब ठरक के चक्करों में आजकल जो, अगर आपको पनीर पकोड़ा पसंद है तो उसको भी पनीर पकोड़ा पसंद होगा। आपको धुरंधर अगर अच्छी लगती है तो भाई उसका भी फेवरेट रहमान नगैत होगा। जॉब हिस्ट्री भी एकदम मतलब गेम उनको पता होता है, उसकी सिटी के पोस्ट, वहां की स्टोरीज, इंस्टा में हाईलाइट्स, इन्हें कैसे बात करनी है, घर का गार्डन, सब, ताकि आइडेंटिटी 100% ऑथेंटिक लगे। सिनेरियो मैं आपको बताता हूं। इमोशनल मैपिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। एआई सिर्फ चैट नहीं करती, टारगेट की इमोशंस को मैप करती है। जैसे ही टारगेट की एआई बड़ी जालिम चीज है चढ़ रहे हैं या फिर उसको कौन सी क्रिकेट टीम पसंद है या फिर भाई विराट कोहली उसको ज्यादा पसंद है कि बाबर ज्यादा पसंद है, वो अकेला रहना पसंद करता है साथ में, उसको भाई पैसे अगर आ जाएंगे तो उसको प्लेन खरीदना होगा कि जहाज खरीदना होगा, ये सब ट्रैक करा जाता है। फिर उनको मिरर करते हैं ताकि इंसान उनके जैसा होता है वही उसके पास भेजा जाए। हनी ट्रैप एआई पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल नहीं, लेकिन ऐसा स्टेज बनाता है जहां जो टारगेट है वो विलिंगली खुद से ही बताता है चीजें, खुद से ही सीक्रेट प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट्स, अपकमिंग डील्स, डिफेंस स्टेटस, ये सब बता देते हैं। और ऐसा ही है जैसे आपकी समझ लो गर्लफ्रेंड बनती है तो ये सब शेयर करते हो ना आप उससे। ये चैट्स, ये एआई, ये सारे चैट्स नॉर्मल सर्वर से नहीं चलते, रॉ की डिनाइबल सर्वर्स होते हैं जहां से कन्वर्सेशन। इसके लिए ठरक कंट्रोल होना चाहिए बंदे के अंदर। कोई भी प्रूफ नहीं है भाई, अगर कोई भी पकड़ लिया तो रॉ बोलेगा ये मेरा वाला है। सबसे बड़ा हनी ट्रैप में रिस्क होता है, इमोशंस होते हैं, ट्रेसेबिलिटी होती है। धुरंधर में आपने देखा था कितना टाइम लगता है ये सारी चीजें क्रिएट करने में। एआई हनी ट्रैप रिस्क धुरंधर हमने देखी नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है क्योंकि अगर चैट लीक हो भी जाए तो कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक इंसान को मैनिपुलेट करना मुश्किल है, एक ईगो को मैनिपुलेट करना इजी है। और रॉ का हनी ट्रैप एआई ईगो को टारगेट करता है, ना सिर्फ दिल। रॉ के नार्कोटिक्स इन्फिल्ट्रेशन बॉट्स भी होते हैं, ये सुन के आपको भाई मजा आएगा। जैसे ड्रग कार्टेल सोचते हैं कि उनका बिजनेस स्टेल्थ मोड में चल रहा है, लेकिन रॉ उनके नेटवर्क के बीच में एक साइलेंट एआई बॉट डाल देता है जो उनका
पूरा रैकेट अंदर से ही मैप कर देता है और बिना किसी भी ह्यूमन एजेंट के रिस्क के। डार्क नेट के मार्केट प्लेस क्रॉलर्स भी होते हैं। रॉ के बॉट्स डार्क नेट के नॉर्मल ब्राउजर की तरह नहीं होते भाई वो Tor प्लस VPN यूज करके ह्यूमन लाइक टाइपिंग, कंट्रोल लेटेंसी पैटर्न्स, मतलब जैसे ह्यूमंस लिखते हैं बॉट्स भी वैसे ही लिखते हैं ताकि बॉट डिटेक्शन सिस्टम्स भी कंफ्यूज हो जाए। ये बॉट्स ड्रग वेंडर्स के प्राइस, सप्लाई चेन, डिलीवरी रूट्स, रिटर्न पॉलिसीज, ये सबके पैटर्न्स बना लेते हैं। अगर मुंबई से लाहौर भाई सडनली भाई कोई एकदम सी भाई ऐसे ड्रग की लिस्टिंग्स बढ़ जाए, रॉ इंस्टेंटली फ्लैग कर सकता है कि ये न्यू कॉरिडोर एक्टिव हो गया। रॉ के बॉट्स डेलिबरेटली भाई फेक ऑर्डर्स करते हैं, कंफर्मेशन में डिलेज दिखाते हैं, रिफंड डिस्प्यूट्स होते हैं, ऐसे स्टेज इवेंट्स क्रिएट करे जाते हैं जिससे सेलर की रेटिंग गिर जाती है और कार्टेल के इंटरनल मेंबर्स में सस्पिशन क्रिएट होता है। एक वेंडर की रेटिंग गिरती है, उसका एक्सेस बंद हो जाता है, उसकी सप्लाई उड़ जाती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कभी-कभार इंटेंशनली भी भाई डिलीवरी फेलियर क्रिएट करता है ताकि कार्टेल फोर्स हो जाए रूट और सप्लायर चेंज करने के लिए। और अगर कार्टेल के फंडिंग, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन इंटरप्ट हो जाए तो पूरी चेन कोलैप्स हो जाती है। कोई अरेस्ट नहीं करना पड़ता, कोई बॉर्डर में गोलीबारी नहीं करनी पड़ती, बस कुछ कोड लिख के पूरी कार्टेल ड्रॉप हो जाती है। जैसे पंजाब में सिंथेटिक ड्रग स्पाइक आया था, रॉ ने डार्कनेट के बॉट्स प्लस सिम ट्रायंगुलेशन से वर्चुअल वेंडर्स की एक्चुअल लैब्स ट्रैक करी थी और फिर फिजिकली रेड किया। अभी नेक्स्ट वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली एक रेडिट पे पोस्ट है। एक पर्सन जो क्लेम कर रहा था कि वो रॉ का एक्चुअल एजेंट है, तो उन्होंने कुछ चीजें क्लेम करी। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है वो एक्जैक्टली पता नहीं, पर मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज उन्होंने ऐसा बताया कि भाई रॉ वर्सेस CIA के बीच में एक कंपैरिजन थी। उन्होंने बताया भाई CIA काफी ज्यादा इफेक्टिव है कोवर्ट ऑपरेशंस के अंदर या फिर कोई प्रोपेगेंडा फैलाना है तो। रॉ की उन्होंने स्ट्रेंथ बताई कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग में सबसे ज्यादा अच्छा रॉ को माना। इवन उन्होंने ऐसा बताया कि CIA भी काफी सारे केसेस में रॉ की हेल्प लेता है इंफॉर्मेशन गैदर करने में। उनका ये भी मानना था कि भाई रॉ वर्ल्ड की थर्ड बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज में आती है, जिसमें पहले नंबर पे CIA आती है, सेकंड नंबर पे चाइना की MSS आती है एंड थर्ड नंबर पे इंडिया की। ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों रॉ के बारे में। मैंने कोशिश करी ज्यादा में एग्जैजुरेट ना करें, जो चीजें हमको फैक्चुअली पता चली है इसी साथ वही बेटा खत्म। बैंस के आदि तो टेक्नोलॉजी सर से गुजर गई भाई। सीधी बात बताऊं आदि तो हमें समझ नहीं आई भाई वो क्या था क्या। इतनी भाई बारीक टेक्नोलॉजी है भाई, कुछ समझ नहीं आता भाई। हम लोग मतलब एक एक चीज पे नजर होती है इन लोगों की भाई। हम लोग पता है क्या समझते हैं कि हम छुप जाएंगे लोगों हम में। छुप जाते हैं सब कुछ। यकीन करो जो हम अभी कर रहे हैं ये भी पता होगा हर किसी को पता है, पाकिस्तान की एजेंसीज को, इंडिया की एजेंसीज को एजेंसीज पता को, होता है। पूरी दुनिया देखो की एजेंसीज को अपने देश का सब कुछ सुरक्षित पता होता है ना, जो हाँ। सुरक्षित देखो एक आर्मी है वो तो बॉर्डर पे वो तो रहती है है। या सुरक्षा के बीच लिए, में ये जो लेकिन गुमनाम उनको हीरोज होते हैं सावधान ना, करने के लिए जो गुमनाम हीरो होते हैं चाहे हाँ। पाकिस्तान हो इंडिया हो, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा रोल बहुत होता बड़ा है। रोल होता है। इनकी- क्यों कैसे पता चल जाता है 3 दिन पहले के इधर आतंकी हमला हो सकता है या कोई हो सकता है तो रेड भाई अलर्ट आ ये जाता है। सारे माइंड होते हैं, इनको पता चल जाता है सब कुछ। ISI रहा, ये टॉप हाँ। की एजेंसीज है दुनिया की, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। पता है बहुत बड़े लेवल की एजेंसीज हैं। बिल्कुल। जितनी रिस्पेक्ट की जाए कम है। कम ये है। देखो भाई आपके सामने कितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं। इसी तरह की पाकिस्तान के पास, दुनिया के और एजेंसीज के पास भी है। तो बिल्कुल। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।